ये बिल्कुल ऐसे पगला गई है सरकार। इसके निर्णय हमेशा अचानक होते हैं और वो बहुत ही शर्मनाक निर्णय होते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक थे जो दिल्ली से दिल्ली भारत की राजधानी को दौलताबाद लेकर गए और उन्होंने चमड़े के सिक्के निकाले जिनको एक पागल राजा के तौर पे लोगों ने बाद में जाना। लोग जब भी कोई सरकार या कोई बड़ा अधिकारी या कोई इस तरह के आदेश देता है आर्बिट्रेरी, तो उसको कहा जाता है तुगलकी आदेश है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ऐसे दूसरे कोई व्यक्ति हैं तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं जिन जिन जो इस तरह के अचानक कोई भी निर्णय अचानक लाते हैं और पूरे देश की व्यवस्था को ख़राब कर देते हैं। आप ज़रा सोचिए 2016 के अंदर जिस तरह 8 नवंबर को भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में नोटबंदी लेकर आई थी, तो उन्होंने उसके फ़ायदे के कुछ कारण बताए थे। पहला उन्होंने कहा था इससे आतंकवाद कंट्रोल होगा। दूसरा उन्होंने कहा था कि इसको ऐसा करने से देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तीसरा उन्होंने कहा था ऐसा करने से देश में काला धन वापस आएगा और ब्लैक मार्केटिंग ख़त्म होगी, जो लोग काली कमाई करते हैं वो बंद हो जाएगी। तो उसके वो सरकारों ने काम किया है ना। आपने तो सिर्फ बेचने का काम किया। जो जो संसाधन पिछली सरकारों ने बनाए आपने एक एक करके सारे संसाधन बेच दिए। देश के बड़े बहुजन नेता और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम जी मेरे साथ हैं। जिस तरह से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी चल रही है, 2000 नोट को जिस तरह से बैन किया गया है, वो लीगल टेंडर तो है लेकिन उसको सितंबर तक आपको कोर्ट में बैंक में जमा कराना पड़ेगा। तो कोर्ट का मसला हो, सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया था उसको अध्यादेश लाकर बदल दिया है केंद्र सरकार ने। इस पर क्या कहेंगे सर? केंद्र सरकार को ने अध्यादेश लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार के हाथ नहीं बांधे जा सकते हैं, उसको फिर से उन्होंने पलट दिया है। ये बेहद शर्मनाक है कि दिल्ली में जब सरकार बनी 2015 में 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। उसके बाद मोदी जी ने खिन्न होकर गृह मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन जारी करके दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीन लिया, सर्विस डिपार्टमेंट को दिल्ली की सरकार से छीन लिया। और ये सच है कि अगर अधिकारी सरकार के कंट्रोल में नहीं होंगे, उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग सरकार के पास नहीं होगा, वो एलजी के पास होगा, तो वो एलजी की सुनेंगे, दिल्ली की सरकार की नहीं सुनेंगे। वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो जब उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार उनके पास नहीं है तो उनकी क्यों सुनेंगे वो। तो इस तरह का एक नोटिफिकेशन निकाल के दिल्ली की सरकार के अधिकारों को छीन लिया गया। सरकार कोर्ट में गई, पहले हाई कोर्ट में लड़ी, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़ी और 2018 में फिर जजमेंट आया और सर्विसेज का जो मैटर डिवीज़न बेंच के सामने था उसका जजमेंट आया। दो बेंच की जजमेंट का, एक का फेवर में एक का खिलाफ। फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में गया, 5 जज बेंच का जजमेंट 11 मई को आया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि चुनी हुई सरकार को के अधीन अफसरशाही आनी चाहिए, नौकरशाही आनी चाहिए, अदरवाइज़ वो सरकार काम नहीं कर पाएगी। और दिल्ली की जनता के साथ न्याय हुआ कि और लोगों को लगने लगा चलो अब दिल्ली के कामों में तेज़ गति से इजाफा होगा, तेज़ गति से जनता के हित में काम होंगे। लेकिन रात को 11 बजे कल जिस तरह केंद्र की सरकार ने अचानक ये जो ऑर्डिनेंस लेकर आए, जबकि ऑर्डिनेंस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में लाया जाता है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कोई इमरजेंसी हो, लेकिन यहाँ तो कोई इमरजेंसी वाली बात नहीं है। भारत का संविधान बताता है कि भारत में संघीय प्रणाली है और इस संघीय प्रणाली के अंदर केंद्र के सरकार के अपने अधिकार होते हैं, राज्य सरकारों के अपने अधिकार होते हैं। केंद्र सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाते हैं। तो जब जो इशू को सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिसाइड कर दिया, उसके बाद इस तरह का अध्यादेश ला के दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार को फिर से छीन लेना, ये बेहद शर्मनाक है। ये देश के संविधान पर हमला है, देश के प्रजातंत्र पर हमला है और ये बिल्कुल उस तरह का आदेश है। आज तक भारत में 2 ऐसे शासक हुए जिनकी आलोचना बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे होती है। पहले मोहम्मद बिन तुगलक थे जो दिल्ली से दिल्ली भारत की राजधानी को दौलताबाद लेकर गए और उन्होंने चमड़े के सिक्के निकाले जिनको एक पागल राजा के तौर पे लोगों ने बाद में जाना। लोग जब भी कोई सरकार या कोई बड़ा अधिकारी या कोई इस तरह के आदेश देता है आर्बिट्रेरी,
तो उसको कहा जाता है तुगलकी आदेश है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ऐसे दूसरे कोई व्यक्ति हैं तो वो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जिन जिन जो इस तरह के अचानक कोई भी निर्णय अचानक लाते हैं और पूरे देश की व्यवस्था को खराब कर देते हैं। बेहद शर्मनाक है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को भी तो अधिकार है अध्यादेश लाने का, यूनियन टेरिटरी भी है दिल्ली। देखिए, ये यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर है, केवल यूनियन टेरिटरी नहीं है। या तो लेजिस्लेचर नहीं होता, जब लेजिस्लेचर है, जनता चुन के अपनी सरकार चुनती है, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, उसमें मुख्यमंत्री होते हैं, और दूसरी तरफ वो यूटी है जहाँ पर इस तरह चुनी हुई सरकार नहीं होती, वहाँ पे जो काउंसलर्स होते हैं। तो उसमें और इसमें अंतर है। जहाँ लेजिस्लेचर के साथ जहाँ यूटी है, वहाँ चुनी हुई सरकार के पास अधिकारियों को नियंत्रित करने का, उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने का अधिकार होना चाहिए, और यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिसाइड किया है। उसके बाद इस तरह का कोई इमरजेंसी नहीं थी। जिस तरीके से अचानक जब सुप्रीम कोर्ट का छुट्टी पे जा रही है, लगभग 2 महीने की छुट्टी पे, पौने 2 महीने की छुट्टी पर, और कल शाम 5 बजे कोर्ट ख़त्म हुआ और उसके आगे छुट्टी पे है कोर्ट, ऐसे में रात को 11 बजे लेके आना, इससे एक साफ नज़र आता है कि ये तो इनका प्रजातंत्र में, देश के संविधान में, देश की संघीय प्रणाली में भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं है। एक सवाल जो सर लगता है कि आप तो पूर्व मंत्री भी हैं, किस तरह की टेक्निकल समस्याएं आती है अगर आप दिल्ली के मंत्री हैं या विधायक हैं या मुख्यमंत्री हैं तो काम करने? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है कि आप कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो वो नीचे से फाइल आएगी थ्रू डायरेक्टर और सेक्रेटरी, मंत्री के पास आएगी, फिर मंत्री साइन करेगा और उसके बाद वो आगे जाती है और फिर वो पॉलिसी बनती है। लेकिन यहाँ अगर मंत्री डायरेक्शन दे रहा है अपने अधिकारी को, और अधिकारी सुन नहीं रहा है, या अधिकारी करप्ट है, तो आप उस अधिकारी के खिलाफ कोई, ना तो उसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो अधिकारी तो उसका सुनेगा जिसके पास उसके ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने का है, उसको सस्पेंड करने का अधिकार होगा। तो अगर ये अधिकार एलजी के पास हो तो सारे अधिकारी एलजी की सुनेंगे, वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार को तो सुनेंगे नहीं। तो कोई भी सरकार, चाहे कोई भी किसी भी राज्य की सरकार हो, अगर उसके पास उस प्रदेश के अधिकारियों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सस्पेंड करने का अधिकार नहीं होगा, तो वो अधिकारी उस चुनी हुई सरकार को नहीं सुनेंगे। ये सच है। ये 2000 के नोट कोई तो कह रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार अब जो उन्होंने दबा रखा है उनको जमा कराना पड़ेगा, और लीगल टेंडर भी है, 30 सितंबर तक आप जमा करा सकते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? इसको नोटबंदी की तरह देखेंगे या सुधार की तरह देखेंगे? नहीं, सुधार का तो इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। ये बिल्कुल ऐसे पगला गई है सरकार। इसके निर्णय हमेशा अचानक होते हैं और वो बहुत ही शर्मनाक निर्णय होते हैं। आप ज़रा सोचिए, 2016 के अंदर जिस तरह 8 नवंबर को भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में नोटबंदी लेकर आई थी, तो उन्होंने उसके फ़ायदे के कुछ कारण बताए थे। पहला, उन्होंने कहा था इससे आतंकवाद कंट्रोल होगा। दूसरा, उन्होंने कहा था कि इसको ऐसा करने से देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तीसरा, उन्होंने कहा था ऐसा करने से देश में काला धन वापस आएगा और ब्लैक मार्केटिंग ख़त्म होगी, जो लोग काली कमाई करते हैं वो बंद हो जाएगी। लेकिन आप उसका नतीजा देखिए कि एक तरफ तो सैकड़ों लोग बैंकों में लाइन लग के मारे गए, दूसरी तरफ नोटबंदी की वजह से बहुत लोग तबाह हो गए, लोगों के रोज़गार चले गए, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। और तीसरा देखिए कि आतंकवाद जैसे तब था वैसे आज भी है, वो बंद तो हुआ नहीं है। और काला धन वापस आना तो दूर की बात है, 1.5 गुना और ज़्यादा बढ़ गया है। ब्लैक मार्केटिंग और ज़्यादा बढ़ी है, कम तो हुई नहीं है। तो जो ग्राउंड आपने ली थी नोटबंदी की, वो तो एक भी आपकी सफल नहीं हुई और सारा पैसा तो वापस बैंकों में आ गया। और दूसरी बात, एक तरफ आप ब्लैक मार्केटिंग को या काला धन को कंट्रोल करने की बात करते हो, ऊपर से आप 500 हज़ार का नोट बंद करके फिर 2000 का नोट लेकर आते हैं। 2000 का नोट लाने का मतलब तो काला धन बढ़ाने वाली बात होगी ना, क्योंकि अब उनको ज़्यादा पैसा कम क्षेत्र जगह में सुरक्षित वो छुपा के रख सकते हैं। तो आपको तो 2000 का नोट लाने का निर्णय ही गलत था। अगर 2000 नोट वापस हो जाता है, उसको वापसी की बात कर रहे हैं आप, तो ये क्या है? खेल है क्या? देश की सरकार चला रहे हैं, आप खेल कर रहे हैं। 1400 करोड़ लगभग लागत आई है जितने 2000 के नोट छपे हैं, लोग कह रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो लागत आई है उसको कौन भुगतान करेगा? इतना पैसा जो बर्बाद हुआ। हाँ, आपको काम करना नहीं आता तो आप वैसे ही रिजाइन करिए, ऐसे थोड़ी ना देश चलता है। लोग कह रहे हैं डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं।
तो जनता को तय कर लेने दीजिए ना, आप जनता को समझाइए कि डिजिटल करेंसी की तरफ जाएं, तो लोग अपना चयन करेंगे। आप कोई अनोखी सरकार थोड़ी ना है देश में, देश जो यहाँ तक पहुँचा है तो उसके वो सरकारों ने काम किया है ना, आपने तो सिर्फ बेचने का काम किया। जो जो संसाधन पिछली सरकारों ने बनाए आपने एक एक करके सारे संसाधन बेच दिए। बड़े गरीब से गरीब परिवार के बच्चे पढ़ लिख के आगे जाया करते थे, आपने एजुकेशन को महंगा कर दिया, आपने एक तरह से प्राइवेटाइजेशन कर दिया सारा, आपके रिजर्वेशन भी खत्म कर दिया लोगों का। चूँकि जो विभाग प्राइवेटाइज हो गया वहाँ हमारे दलित पिछड़े आदिवासी लोगों को तो रिजर्वेशन खत्म हो गया। भूपेश बघेल ने कहा है कि इसको कहते हैं थूक कर चाटना, ये भाषा ठीक है? देखिए, ये गाँव में इस तरह की भाषा लोग बोलते हैं। आप निर्णय कोई सोच समझ के क्यों नहीं लेते हैं? आप अपने निर्णय को फिर वापस लेते हैं, बदलते हैं, क्या है मतलब इसका? इसमें गलती क्या बोली है? आप ऐसे निर्णय बिना सोचे समझे लेते क्यों जिसको वापस लेना पड़े? आपको किसने कहा था आप 2000 का नोट छापें? और अब आपको कौन सलाह दे रहा है कि आप उसको वापस लें? और निश्चित तौर पे इससे नुकसान मीडिया घराने, बड़े पूंजीपतियों के घरानों को होगा। और भारतीय जनता पार्टी ही चूँकि केंद्र में सत्ता में, तो सारी पार्टियां तो चंदा उसी को देती हैं, 81% चंदा उसको जा रहा है, तो वो नुकसान किसको है? हम तो खुश हैं। लेकिन ये 2000 का नोट लाना ही गलती थी और आप वापस ले रहे हो। आपके निर्णय से हमारी सहमति नहीं है। एक आखिरी सवाल कि केजरीवाल ने फिर से प्रधानमंत्री, आपके जो सीएम है, उन्होंने उठाया है कि पढ़ा लिखा पीएम होना जरूरी है ये नोटबंदी के 2000 वापस लेने के फैसले पर। नहीं, बिल्कुल ये तो सच है कि अगर कोई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा वो फाइलों को आंख मीच के साइन नहीं करेगा, किसी की सलाह पे आंख मीच के भरोसा करके कोई आदेश नहीं देगा, बल्कि वो हर चीज़ को अच्छे से उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझेगा और उसके अच्छे बुरे को सोच के उसके बाद निर्णय लेगा। लेकिन इनके मोदी जी के जितने निर्णय अब तक आए हैं उन निर्णयों को देख के तो ऐसे ही लगता है जैसे कोई कम पढ़ा लिखा आदमी बिना सोचे समझे निर्णय ले लेता है। आप एक तरफ लगातार मिशन जय भीम अभियान चला रहे हैं सर, उसके वजह से देश भर में आप भ्रमण कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपका जो लक्ष्य था जो उसकी तरफ अभी भी प्रयासरत हैं? मैं प्रयासरत हूँ और निश्चित तौर पर उससे फ़ायदा हो रहा है। पूरे देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, माइनॉरिटी और जो न्याय पसंद लोग हैं वो एकजुट हो रहे हैं, वो समझदार हो रहे हैं और वो लोग ऐसी सरकारों को धीरे धीरे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। जो लोग आर्बिट्रेरी मैनर में डिसीजन लेते हैं, आम जन के खिलाफ निर्णय लेते हैं, जो लोग नफरत पैदा करते हैं, जाति धर्म के नाम पे उन्माद पैदा करते हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को धीरे धीरे किनारे लगाने के लिए, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता से बाहर करने का जो निर्णय लेकर हमने पूरे देश में एक आह्वान किया था, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और माइनॉरिटीज़ प्लस न्याय पसंद लोग सब एकजुट होकर न्याय की बात करें, तो धीरे धीरे वो उसमें हमें सफलता मिलती दिख रही है। और कर्नाटक उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये केवल कांग्रेस की जीत नहीं है, ये देश के आम जनता की जीत है। इसी तरह बाकी राज्यों के अंदर जो नॉन बीजेपी जो पार्टियां हैं वो पार्टियां धीरे धीरे लीड करेंगी और ऐसी पार्टियों को देश के लोग किनारे करेंगे जो आर्बिट्रेटर मैनर तरीके से डिसीजन लेते हैं और जो लोग जाति धर्म के नाम पे उन्माद पैदा करते हैं, दंगे करवाते हैं, नफरत फैलाते हैं। तो ये थे दिल्ली के विधायक और पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। और मैं फिर कह रहा हूँ कि दिल्ली सरकार आमने सामने है, अध्यादेश आया है। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली केंद्र की सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानती है। पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, अपनी प्रतिक्रिया बहुत जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।